क्या इस मामले में जरूरत से ज्यादा सख्त धाराएं नहीं लगाई गई? निश्चित तौर पर सारी जितनी जल्दबाजी में की गई है वो ही अपने आप में बयां करता है कि सारी चीजें सुनियोजित थी। क्या इस मामले में स्थानीय थाना से बेल दिया जा सकता था? निश्चित तौर पर तो उसका भी जो मौलिक अधिकार होता है उसका हनन होता है, इसीलिए इसमें बहुत बारीकी से चीज़ों को देखने की जरूरत थी। तो उसमें जो संबंधित पदाधिकारी होते हैं उन पर गाज गिरेगा और वो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो सिखा पढ़ा के उसको भेजा गया था। विभाग और विभाग में जो लोग हैं उनकी जेलेसी होती है। दो विभाग हैं और दोनों में प्रतिद्वंद्वित्व की भावनाएं जग जाती हैं। कोई व्यक्ति अकेले 3 आदमी से कैसे लड़ लेगा? ये कहते कि बंदूक था। वो लोग डरे और सहमे हैं कि आज के डेट में नौकरी बचाना बहुत टफ हो गया है उन लोगों के लिए। तो विभाग में भी आपको देखेंगे कि बड़ा बाबू है तो छोटा बाबू चाहेंगे कि कितना जल्दी सस्पेंड हो जाए ताकि हमको फुल फ्लेजर थाना का प्रभार मिल जाए। उन्होंने जो आवेदन लिया, इस आवेदन को देखकर आपको क्या लगता है कि थाना अध्यक्ष ने जल्दबाजी नहीं की है? ये यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर परिवहन विभाग में कौन ट्रक पर आप जाएंगे तो भाई 10,000 रुपया का इल्जाम आप लगा रहे हैं, रिकवरी कुछ नहीं है, घटना स्थल पर से वो नहीं मिले, थर्ड आदमी कौन लिया, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इस केस में विभाग में भी दो जो धाराओं में बट गया विभाग के अंदर अपना जो विभाग के अंदर इंटरनल जो डिवीजन होता है। अच्छा। तो ये एफआईआर ही अपने आप में बयां कर रहा है कि किस तरीके से एक साजिश के तहत उसको फंसे, कि जो बात किया है छोटा सा खीरा चोर को आप हीरा चोर साबित करने पर लगे हुए हैं, इस टाइप का ये एफआईआर दिख रहा है। दरोगा चले गए जेल, क्या है इस मामले का खेल? आज हम वकील साहब से जानने की कोशिश करेंगे। ये घटना गया की है। गया जी कोच थाना प्रभारी ने 22 के 12 बजे के रात में एक दरोगा जो ईएसआई है परिवहन विभाग का गौरव कुमार, और उन पर गाज कौन गिराते हैं? थाना के प्रभारी के द्वारा उनको जेल भेजा जाता है। कारण क्या है? पिकअप ड्राइवर ने एक आवेदन दिया। उस आवेदन के दौरान थाना प्रभारी ने उनको 22 की रात 12 बजे ये घटना घटती है और पिकअप वैन के मालिक एक आवेदन देते हैं, खुद पकड़कर थाने ले जाते हैं जहां ईएसआई मौजूद नहीं रहते। फिर भी जो लोग उनके हैं, जो ईएसआई जो परिवहन विभाग में उनके साथ जो काम करने वाले शख्स हैं, उनको पकड़ के थाना ले जाते। कौन पकड़ के ले जाता है ये हम आपको बताएंगे। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इस केस में कितनी तीव्रता दिखाई गई। गौरव कुमार ईएसआई आज जेल में हैं और ये जो आवेदन आप देख रहे हैं, हम आज इस आवेदन पे बात करेंगे। हम ड्राइवर भाइयों से भी कहेंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो ईमानदारी से अगर काम कर रहा हो उस पर गाज ऐसे गिराई जाती है। ये मामला जो है, प्रणाम सर, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिवनंदन भारती जी, आप बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं। कई दफा पुलिस वाले जो है वो बर्बरता करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो पिकअप वैन हो, चाहे वो ट्रक वाले के साथ मारपीट की घटनाएं, या फिर कुछ पैसों को लेकर उनके साथ जो मारपीट होती है। और हाल में ही एक मामला आया कि 112 की गाड़ी कुछ पैसों के लिए उसको मारते हुए दिखाई दे रहे थे, वो जेल चला गया। लेकिन हाँ, उस वक्त उसने एक एविडेंस के तौर पे वीडियो बनाई थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था जो वायरल हुआ, जिसका नतीजा ये था कि 112 का जो सिपाही है वो निलंबित हो गया। लेकिन ये मामला जस्ट उलट है। और ये इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से मैं चाहूंगी कि एक बार आप इसको अच्छे से देखें। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि सामान्यतः एक ओपिनियन लोगों के बीच में होता है कि पुलिस वाले पर जब केस होता है या पुलिस वाले को यदि किसी पब्लिक के द्वारा मारा जाता है, पीटा जाता है, तो सामान्य जनता, जो आम जनता है, उस चीज़ पर खुशी जाहिर करती है। उनको लगता है कि हमारे शत्रु, चूँकि उनकी एक छवि है। लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग है। आपको बता दें कि जितने भी ट्रैपिंग का मामला हो, अभी जो देखते होंगे कि 10,000 रुपये लेते कोई पकड़ा गया, ये
वो वास्तविक में उसके पीछे जो विभागीय गुटबंदी होती उसका भी अधिकतर लोग शिकार होते जा रहे हैं। विभाग में भी दो जो धाराओं में बट गया है। विभाग के अंदर अपना जो विभाग के अंदर इंटरनल जो डिवीजन होता है, प्रतिद्वंद्विता जो होती है, उसमें एक दूसरे को, ये आईएएस लॉबी में भी पहुंचा है। मैंने उस केस को भी देखा है। अच्छा। एक आईएएस का नाम नहीं लेना चाहेंगे उचित, लेकिन वो 10 साल अभी प्रधान सचिव के पद पर थे। वो जानबूझ के विभाग की उनका 10 साल सर्विस है, ये मुख्य सचिव बन जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए एक साजिश करके उनको फंसाया गया था। ईडी से लेके कहाँ कहाँ का छापामारी हुई थी। इस केस में भी ये हुआ कि ये स्थानीय थाना का पुलिस और परिवहन विभाग के पुलिस के बीच में जो है सो अनबन था जी। इसके लिए पुलिस के द्वारा उनको जिस तरीके से एफआईआर से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, और इसमें जितनी जल्दबाजी दिखाई गई है। हाँ। तो कहावत हम लोग के यहाँ एक लॉ में एक लैटिन वर्ड है, एक मैक्सिम है, कहता है कि रेस इप्सा लोक्यूटर का थ्योरी। इसका मतलब होता है थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। परिस्थितियां बहुत कुछ बयां कर देती है सच्चाई का। अच्छा। तो ये एफआईआर ही अपने आप में बयां कर रहा है कि किस तरीके से एक साजिश के तहत उसको फंसे। एफआईआर के मुताबिक, चूंकि उसका भी पक्ष रखा जाना चाहिए था। सबसे पहले धारा का जो निर्माण होता है, क्या एक्टिविटी होगा, क्या कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए किसी को आप थप्पड़ से मारे तो उसमें 302 नहीं लगेगा, क्योंकि वो कोई मरेगा तभी 302 लगेगा। थप्पड़ से मारे हैं और आप लगा दिए हैं 302 या 307, तो लगता है कि ये एग्जैजरेट करके लगाएगा। उसमें भी यही है कि जो बात किया है छोटा सा, खीरा चोर को आप हीरा चोर साबित करने पर लगे हुए हैं। इस टाइप का ये एफआईआर दिख रहा है। अभी इसमें जो प्रसंग है, आपका और भी प्रश्न लेंगे क्योंकि ये जानना चाहिए, क्योंकि ये जो है अभी ये गया जी का जो मामला है, कोच थाने का मामला है। और इस आवेदन को आपने पढ़ा और 22 के 12 बजे रात की घटना है। हाँ, इसमें प्याज लोडेड गाड़ी थी, पिकअप वैन था, और भाई परिवहन विभाग का वो दरोगा है। आप उस पे मत जाइए। देखिए, आपको मैं वही बता रहा हूँ कि विभागीय जो चीजें होती है उसका इंटरनल कंट्राडिक्शन का, और ये अपनी जो प्रतिद्वंदिता होती है, जो एक दूसरे के साथ रहते रहते भी उन लोग, पुलिस के अंदर भी दो खेमों में लोग बटे रहते हैं, उस दुश्मनी का परिणाम इस तरीके से निकाला गया। मतलब आप कहते हैं कि जो आपस में पुलिस की नहीं बनती है, हाँ, तो वो साजिशन तहत इस तरह का भी मामला अनेक होता है। अनेक को आपको लगेगा कि एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष भाव रखते हैं और उस तरह नहीं भाई। तो हाँ, परिवहन पदाधिकारी अलग होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट अलग होती है, दोनों रोड पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं। तो इस केस में जो दिख रहा है, सबसे पहले जो एलिगेशन इसमें लगाया गया है कि पैसा ना, कुछ रिकवरी नहीं है, ना ही उसका कोई स्पष्ट कोई सबूत है, और विद इन 24 आवर्स में ही आप उसको कस्टडी कर देते विदाउट एक जो प्राइमरी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, वो नहीं हो रहा है। और आईपीसी की धाराओं में स्पष्ट तरीके से कहा गया कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य के अनुपालन में अगर कोई कार्य का एग्जैजरेट भी कर देता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाता है, उसको इम्यूनिटी है। सो दैट कि वो एक तरफ पुलिस को अंकुश भी लगाना है, दूसरी तरफ उसको इतनी शक्ति जरूर दीजिए कि वो बेबाकी से काम करे। जैसे जाम लगा हुआ है, किसी एक व्यक्ति को कहिए कि तुम इधर से गाड़ी लेके नहीं जाओ, तो वो बात मानता नहीं, और जाम को छोड़ाना है तो पुलिस को थोड़ा सख्त रवैया भी अपनाना होता है। तो ये यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर परिवहन विभाग में कौन ट्रक पर आप जाएंगे, ओवरलोडेड है, रफली गाड़ी चला रहा है, तो वहाँ परिवहन विभाग के जो दरोगा होते हैं या ऑफिसर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अभी एक ऑटो वाले को देखेंगे कि बच्चों को लेके जा रहा था और एक ऑटो ट्रक से टकराया और 6 बच्चे की मौत हो गई मीठापुर में। तो उस दिन से नियम बनाया कि कोई भी ऑटो वाले जो एक सीमित जो पर वो है यात्री ले जाने का, उससे अधिक आप नहीं लेके जा सकते, तो उसके सेफ्टी के व्यू से। लेकिन उसकी भी बड़ी आलोचना हुई बाद में, फिर वो ऐसे ही लोग को छोड़ना पड़ रहा है। इस केस का जो पूरा प्रकरण है, देखने से लग रहा है कि कहते हैं कि 10,000 रुपया हमसे कोई थर्ड आदमी आके लेके चला गया। तो भाई 10,000 रुपया का इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, रिकवरी कुछ नहीं है, घटनास्थल पर से वो नहीं मिले, थर्ड आदमी कौन लिया, कैसे उसको पता चल गया कि इस गाड़ी के इस डिक्की में, और पुलिस 10,000 रुपया चोरी या डकैती करेगा। तो ये क्या पता कि वो, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस केस में, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा तो जिस तरीके से परिजन के द्वारा जो बात हुई और वो बता रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि साजिशन इन लोगों को फंसा के एक कॉन्कॉक्टेड कहानी बनाकर फिल्मी अंदाज में उनको जो इनके जो परिवहन विभाग के जो ऑफिसर हैं उनको बेवजह जेल में भेजा गया। इसके
पीछे की पूरी कहानी एक तरीके से फिल्मी देखा कहानी जाए और कि बनावटी कहानी लग रही है। फिल्मी कहानी और बनावटी कहानी के दौरान थाना के एसएचओ ने कार्रवाई की, दिखने से लग रहा है। हम ये जो एफआईआर जो है, आपको बता दें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 7 वर्ष का सजा का प्रावधान, उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अच्छा, तो इसमें जितने भी धारा लगाया गया है, एग्जैजरेट करके लगाया गया है। जैसे कि आप 126 है बीएनएस का, 115 है, अब 115 है, 323 बेलेबल ऑफेंस है, 3 वर्ष का अपराध का माने मैक्सिमम पनिशमेंट का सजा का प्रावधान है। तो ऐसे परिस्थिति में जितने भी धारा, अब जैसे 308 लगाया गया, ये एक्सटॉर्शन का है, इसमें 3 वर्ष से 5 वर्ष का सजा का प्रावधान है। तो ऐसे परिस्थिति में उनको ऑफिसर्स को गिरफ्तारी जितनी जल्दबाजी में की गई है, वो ही अपने आप में बयां करता है कि सारी चीजें सुनियोजित थी। जिस चीज को वो ऑफिसर्स नहीं समझ सका और वो लोग बलि का बकरा बन के वो इसमें उनको जेल भेजा गया। ये कहीं ना कहीं विभागीय अंतरकला का परिणाम था जो इनको जेल भेजा गया। इसमें एक बात सामने आ रही है, जो गौरव कुमार ईएसआई हैं, क्या इस मामले में स्थानीय थाना से बेल दिया जा सकता था? निश्चित तौर पर जो कोच थाना के प्रभारी है, निश्चित तौर पर आईओ को पूरी पावर दिया गया है। 41 का लाभ सीआरपीसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है और पटना हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है ऑनरेबल जस्टिस सतवत वर्मा साहब का, कि जिसमें इमीडिएट गिरफ्तारी 7 वर्ष से नीचे का सजा का प्रावधान है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो बातें कही गई है वो सब पे लागू होता है, चाहे वो ऑफिसर हो या आम जनता हो। इसका अनुपालन नहीं होता। जल्द केस हुआ, जल्दबाजी में जेल भेजने की जो परंपरा है वो इस सब मामले, हाँ गंभीर नेचर का अपराध है, हत्या है, रेप है और जो गंभीर नेचर का अपराध है उसमें आप उसको करिए। लेकिन छोटा मोटा एलिगेशन लगा के यदि इस तरीके से बिना विभागीय जांच के, बिना प्रॉपर अनुसंधान के यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसका भी जो मौलिक अधिकार होता है उसका हनन होता है। इसीलिए इसमें बहुत बारीकी से चीज़ों को देखने की जरूरत है। क्या इस मामले में जरूरत से ज्यादा सख्त धाराएं नहीं लगाई गई? निश्चित तौर पर ये जो आप देख रहे हैं जैसे 308 का 5, ये एक्सटेंशन विथ डेडली वेपन का बात है। यहाँ एफआईआर में उस तरह का कोई नहीं बात है कि हमारे जान का खतरा था, हमको एक्सटॉर्शन कर रहे थे। एफआईआर में उस बात का जिक्र ही नहीं है। तो फिर ये 308 का क्लॉज 5 कैसे लग गया जो एक्सटॉर्शन का है? वो नहीं लगना चाहिए था। इसमें जो आप देखेंगे कि ये 126 जो है बीएनएस की धारा, या 115 की बात मैंने जो किया, 126 है आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का होता है, वो भी धारा का कोई स्कोप नहीं था। तो ये कॉग्निजेबल बनाने के लिए सो दैट की एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन सो एंड सो, दैट्स व्हाई ये केस जो है सो लॉस किया गया, यही बात है। तो मूल देखिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वीडियो है खास करके पुलिस में जितने लोग हैं, हमारा एक आम जनता होने के नाते पुलिस की भी मजबूती का ध्यान रखना होगा। चेक एंड बैलेंस है, ना ज़्यादा उसको सख्ती होनी चाहिए। क्या थानेदार की संलिप्तता नहीं दिखती इस मामले में? इतनी जल्दबाजी में गिरफ्तारी जो हुई है उस पर जरूर उनको भी राइट है। अगर ये जो अभियुक्त जो जिनको जेल भेजा गया, अगर वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए रीट फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, जिसकी चर्चा क्योंकि आप तो हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं तो, और आप नामचीन वकील है शिवनंदन भारती। वरिष्ठ करना उचित नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक साधारण वकील ही समझिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का है वो जब रीट फाइल करेंगे तो उचित अनुसंधान के दौरान सारी बातें आ जाएगी। और इस तरह का अभी भी वो लोग भी अपना ये कर रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी में मानहानि का केस बन सकता है। मानहानि का तो बाद में, अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में अगर ये जल्दबाजी में और साजिशन यदि इनको गिरफ्तार किया गया है तो उसमें जो संबंधित पदाधिकारी होते हैं उन पर गाज गिरेगा और वो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। क्या इस मामले में सामने आने वाले सरकारी अधिकारी अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए था या नहीं? नहीं, ये नोट केवल सरकारी पदाधिकारी, सभी लोगों को, कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसको पुलिस के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि आप देखिए कि उनकी संलिप्तता है कि नहीं है, वो रिपीटेड क्राइम करने की संभावना है कि नहीं है, नेचर ऑफ एलिगेशन क्या है, 7 वर्ष से नीचे है तो डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करनी है। ये तमाम तरह का जो पैरामीटर है उसका अनुपालन जरूर होना चाहिए था। इस पूरे प्रकरण का कहीं कोई वीडियो या कोई एविडेंस नहीं है। देखिए अभी बीएनएस जो है बीएनएसएस, इससे पहले जैसे किसी ने कहा, मैंने कहा कि शिवनंदन भारती जी ने हमारा 5,000 लिया,
तो उसका ना तो वीडियो बना, ना कोई फुटेज नहीं, है। इस पर थोड़ा सा हाँ। यह है कि एट द टाइम ऑफ द लॉजिंग ऑफ द एफआईआर वो एविडेंस नहीं देखता है, लेकिन इस सब केस में एफआईआर हो जाने के बाद अनुसंधान होता है, सुपरविजन होता है। पहले इंस्पेक्ट किया जाता है, निरीक्षण करता है इंस्पेक्टर के द्वारा, फिर उसके बाद उसका सुपरविजन क्या होता है। जल्दबाजी में जेल भेज दिया जाता है? सुपरविजन दो स्तर पर, एक डीएसपी स्तर पर, दूसरा एसपी स्तर पर होता है, और उसके बाद एक निर्देश दिया जाता है संबंधित जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं। उसमें बिना सुपरविजन के ही गिरफ्तारी हो जाना, ये भी एक जल्दबाजी और साजिश का एक बू आ रहा है इसमें से। इस पूरे प्रकरण में कहीं कोई वीडियो या कोई वीडियो फुटेज क्यों नहीं है? देखिए, वो तो अनुसंधान के दौरान आना है, क्योंकि है ही नहीं इस तरह का जो एग्जैक्ट टर्म है। बनावटी चीज़ में तो बनावटी होता है, तो इसमें जो चीज़ें है वो केवल मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में भी कंट्राडिक्ट है। जैसे कि अभी मीडिया फुटेज में वही जो व्यक्ति एलिगेशन लगाया, वो एक आप ही के न्यूज़ चैनल पर जो अभी उनका भी वो वॉइस रिकॉर्डिंग चल रहा है, उससे स्पष्ट हो जा रहा है कि उसके साथ क्या घटना। तो इस जो एफआईआर में बात कर रहा है उससे बिल्कुल विपरीत बातें वहाँ हो रही, टैली नहीं कर रहा है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो सिखा पढ़ा के उसको भेजा गया था। सबसे पहले एक आदमी आता है, 3 मोबाइल को छीन लेता है। गौर से सोचिएगा, सबसे पहले एक आदमी आता है, 3 मोबाइल को छीन लेता है, 2 गाड़ी से, और 5,000 भी छीन लेता है। बाकी सभी लोग मुख दर्शक बन के देखते हैं, रहते हैं, और वो कुछ नहीं कर पाते। खाली हाथ कोई व्यक्ति अकेले 3 आदमी से कैसे लड़ लेगा? ये कहते कि बंदूक था, गोली थी, तब बात में थे। एक सिंगल आदमी कैसे किसी, और बिना वर्दी के, ये भी नहीं करा कि वो पुलिस के वर्दी में था, तो कैसे कोई किसी को छीन सकता है? तो ये सब सिर्फ एक आदमी 3 लोगों के मोबाइल को छीन लेता है, 5,000 भी छीन लेता है, तो यही सब चीज। और वो जो 2 थे वो मुख दर्शक बन के, या 3 मुख दर्शक बन के देख रहे थे। शुरुआती दौर में ही कहा कि केस के फैक्ट पे मत जाइए। एफआईआर से ही निष्कर्ष हो गया कि थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, परिस्थितियां बहुत कुछ बयां करती है कि इस केस में जितनी जल्दबाजी दिखाई गई, जिस रूप में एफआईआर था, और जितनी जल्दबाजी में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, ये एक ईमानदार ऑफिसर्स को फंसाने की साजिश लग रही थी। इतनी देखिए, बहुत मुश्किल से लोग नौकरी में आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जब बीपीएससी यूपीएससी या किसी को कंपटीशन हो जाता है, तो बड़ा ये एक उस दिन जब छात्र जीवन से जब वो नौकरी पाता है, तो उस दिन बड़ा सुकून का पल होता है उसके लिए कि शायद अब वो जीवन में टेंशन नहीं रहा, करियर में दाग लगाने का। लेकिन अब असली चैलेंज जो नौकरी में है, हमारे बात से वो लोग भी सहमत होंगे कि नौकरी में आ जाने के बाद अब उससे ज़्यादा चैलेंज नौकरी को बचाना हो गया। आज के इस परिप्रेक्ष्य में नौकरी बचाने के लिए आपको एक तो पब्लिक का दबाव, दूसरा मोबाइल पर आप बात भी करिए, नहीं उठाइएगा तो भी कहा जाएगा कि आप बात नहीं करते हैं पब्लिक से, और फिर फंसाने की साजिश, विभागीय कूटनीति, बहुत सारे चीज़ों का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए और जो जितने भी लोग सरकारी नौकरी में हैं, वो लोग डरे और सहमे हैं कि आज के डेट में नौकरी बचाना बहुत टफ हो गया है उन लोगों के लिए। पूरे प्रकरण में आपने कहा कि कहीं ना कहीं विभाग और विभाग में जो लोग हैं उनकी जेलेसी होती है। 2 विभाग हैं और दोनों में प्रतिद्वंद्वित्व की भावनाएं जग जाती हैं। पूरे प्रकरण में स्थानीय प्रशासन किसी अधिकारी को जेल भेजने के लिए जरूरत से ज़्यादा जागरूक दिखाई दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये कोई पुलिस विभाग की बात नहीं, जितने भी विभाग हैं, आप हर जगह प्रतिद्वंद्विता है, कंपटीशन है, तो उसमें अगर कोई आदमी बहुत अच्छा कर रहा है, और अगर उसको आप चाहे वो आप सामान्य प्रशासन में चले जाइए, पुलिस में चले जाइए, शिक्षक में चले जाइए, हर जगह एक सुपरमेसी का लोगों का रहता है। जैसे समाज में सभी तरह के लोग हैं, अच्छे प्रवृत्ति के भी होते हैं और बुरे प्रवृत्ति के भी होते हैं, तो ये आपसी द्वंद्व प्रतिद्वंद्व हर जगह चलता है। तो विभाग में भी आपको देखेंगे कि बड़ा बाबू है तो छोटा बाबू चाहेंगे कि कितना जल्दी सस्पेंड हो जाए ताकि हमको फुल फ्लेजर थाना का प्रभार मिल जाए। ऐसा भी होता वहाँ भी होता है। अगर कोई है, यदि उसको इलीगल आमदनी कर रहा है, उसको यदि रोक लगाया जा रहा है उसमें, तो वो चाहेगा कि कितना जल्दी इसको फंसा के भेज दे जेल, ताकि हम अपना जो जिस हिसाब से खुल के हम लूट सकें। ये इस प्रकरण की बात मैंने कही पूरे संदर्भ में, तो ये सब इंटरेस्ट होता है पब्लिकली, और प्राइवेट इंटरेस्ट के वजह से जो है सो ये सब चालबाजी करके किसी भी व्यक्ति को आज के डेट में क्या करेगा, अपने ही लोगों को भेज देता है पैसा लेके। अच्छा, तो तुम जाना पॉकेट में जबरदस्ती दे देगा, और ये विजिलेंस को कह के उसको फंसा देता है।
इसीलिए इस सब घटना से जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं या जितने भी लोग सरकारी सेवा में हैं, आप बहुत सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो आपके लोग साजिश करते हैं उसी के साजिश का शिकार अधिकतर लोग होते जा रहे हैं फंसने में। इसीलिए हाँ, कुछ लोग इलीगल काम करते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, भ्रष्ट आचरण भी होता है, तो उन लोगों के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ईमानदार लोग भ्रष्टाचार का दंश झेलते हैं जो बहुत पीड़ादायक है। तो ऐसे लोगों को ये जो विभागीय साजिश होता है, प्रतिद्वंद्विता होता है, उसके जो लोग शिकार बनते हैं उन लोगों को बचने की जरूर आवश्यकता है। बचने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल, क्या इस तरह की घटना में आपको क्या लगता है सर, कोच थाना अपराध मुक्त हो गया है? गया का जो कोच थाना है वो अपराध मुक्त हो गया या फिर रामराज आ गया है? पहली बार अंतिम घटना होगी इस साल की। नहीं, देखिए, इस सब पर व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या थाना पर करना उचित नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सब चीज़ें होते रहता है, क्योंकि ये जो घटना है जिस हिसाब से पीड़ित के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से साजिश के तहत उसको फंसाया गया है, तो ऐसे परिस्थिति में ये तमाम तरह का चीज़ जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने जो आवेदन लिया, इस आवेदन को देखकर आपको क्या लगता है कि थाना अध्यक्ष ने जल्दबाजी नहीं की है? देखिए, जिस तरीके से ये इतनी जल्दबाजी में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन भाई वो भी सरकारी पदाधिकारी थे, ईएसआई थे परिवहन विभाग के, इस तरीके से बिना इन्वेस्टिगेशन किए और एक आवेदन के तौर पर, और आवेदन कुछ और है और जो धाराएं हैं वो बहुत संगीन है। ये सब तो क्लासिंग में आएगा, ये सब केस क्वास में जब जाता है तो हाई कोर्ट में इसीलिए निरस्त हो जाता है। विदिन 24 घंटे भी नहीं हुए और जेल भेज दिया गया। ये सब निरस्त हो जाता है इसीलिए क्योंकि मटेरियल नहीं होता है। थाना बेल दे सकती थी इस आवेदन के तौर पर? निश्चित तौर पर उसको पूरा सख्ती दिया गया। अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में तो मैंने जिक्र भी किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो यहाँ का भी देखेंगे रिपीटेड जजमेंट आ गया है, और ऑनरेबल जस्टिस सतपाल वर्मा सर का भी, कि जिसमें 41 का लाभ दिया जा सकता है उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। तो ये सब तमाम इसको ईएसआई उस वक्त मौजूद नहीं थे कहा जा रहा है। फैक्चुअल चीज है, मैंने इस चीज पर हमारी बहुत तीखी प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन इतना चीज जानिए कि जो फैक्चुअल चीज पर हम लोग नहीं जा रहे, सैद्धांतिक तौर पर लॉ क्या कहता है और आज के समाज में क्या हो रहा है उस पर हम विवेचना कर सकते हैं। एक केस के पर्टिकुलरली उस दृष्टिकोण से हम व्याख्या नहीं कर सकते। देखिए, ये जो विचित्र विडंबना जो आप कह सकते हैं, चूंकि मैं हर वक्त कहती हूँ कि सजग रहे, सावधान रहे, और कभी कभी बलि का बकरा खुद एक ईएसआई बन जाता है। गलती किसकी, ये जांच का विषय होना चाहिए। जाहिर सी बात है, इतनी तीव्रता किसी बड़े क्रिमिनल के लिए होता तो आज बिहार में रामराज आ गया होता। क्या लगता है कि कहीं न कहीं आपसी रंजिश का ये मामला बनता हुआ नजर आ रहा है? एक छोटा सा आवेदन और पीड़ित का कहना है कि हमारे साथ गलत हुआ। परिवार आज एक इंसाफ की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गया। एक ईएसआई जिसका नाम गौरव है, वो वहां मौजूद नहीं रहते हैं। किसी ने एक आवेदन दिया, उस आवेदन के तहत उन पर तुरंत कार्रवाई हो गई, और थाना अध्यक्ष के अंडर ये जो बेल सेक्शन है, कहते हैं कि अगर थाना अध्यक्ष चाहते, जैसे सर ने कहा कि वो बेल दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बेल नहीं दिया, जेल भेज दिया। कारण क्या है? अंदरूनी कोई बात होगी। अब ये जानने के लिए हम जरूर गया पहुंचेंगे और थाना अध्यक्ष से बात करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। इस मामले पर पूरी नजर हमारी रहेगी, और मैं चाहूंगी कि अगर ये ईमानदार हैं ईएसआई गौरव कुमार, अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया है तो ये भी जानना हमारा अधिकार है एक पत्रकार होने के नाते, और ये आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। सारी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें।